हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सबका एक बार फिर एटर्नल क्लासेस के अंदर। क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन? वी आर स्टडिंग क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इस चैप्टर के अंदर हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ है वो चैप्टर है आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर हमने देखा था दो टाइप की इंडस्ट्रीज को हमने डिस्कस किया था। पहली कौन सी थी बेटा? द फर्स्ट वन वाज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फिर हमने बात की थी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम दो तरह की इंडस्ट्रीज को डिस्कस करते हैं। इसमें पहली कौन सी है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो यहां तक हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, जो कौन सी है बेटा आपकी? दैट इज जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कौन सी बेटा? सेकेंड, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्या होता है जूट? हम सब जानते हैं जूट के बारे में, हमने पहले पढ़ा है। जूट किस काम आता है? गनी बैग्स वगैरह बनाने के काम में आता है। तो देखिए जूट के बारे में हम डिस्कशन करें। क्या लिखा है ध्यान दीजिए। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट। रॉ जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया। एंड जूट गुड्स एंड सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया। लेकिन इंडिया में कंजप्शन भी ज्यादा होता है, इस वजह से एक्सपोर्ट जो हम करते हैं जूट का और जूट से बनी हुई चीजों का, उसमें हम सेकंड नंबर पे आते हैं। और फर्स्ट नंबर पे कौन आता है उसके अंदर? बांग्लादेश। आगे बात करें, जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज जो मैक्सिमम कहां पर है? अब याद करो, आपने इससे पहले किसी एक चैप्टर में पढ़ा था जूट के बारे में, जहां पर देखा वेस्ट बंगाल के जो वहां के जो फार्मर्स थे उनकी स्थिति खराब हो गई थी। फटाफट मुझे बता देंगे वो चैप्टर कौन सा था, जी कौन से चैप्टर के अंदर हमने बात की थी, टॉपिक डिस्कस किया था। तो वेस्ट बंगाल के जो फार्मर्स हैं वो मेनली जूट के ऊपर डिपेंडेंट है। देखो, मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। मेनली कहां पर? हुगली रिवर। हुगली रिवर के बारे में याद होगा, नहीं पता मैं बताता हूं। गंगा रिवर, फरक्का पॉइंट, यहां से इसकी गंगा रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है। कौन सी रिवर है बेटा? वो हुगली रिवर। ठीक है। इसके नैरो बेल्ट पर, वेस्ट बंगाल के इसके नैरो बेल्ट पर क्या है बेटा? यहां पर जो जूट मिल्स है वो मैक्सिमम यहां पर लोकेटेड है। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? किसी को अगर डाउट है तो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं। यहां पर देखो, वेस्ट बंगाल के अंदर ये हुगली रिवर आ जाती है। यहां पर इस हुगली रिवर के बिल्कुल ये कोने कोने पर क्या लोकेटेड है? कौन सी क्या लोकेटेड है बेटा? मिल्स ऑफ जूट। आपकी आवाज सही नहीं आ रही। क्लियर? आगे देखिए बेटा, ध्यान दीजिए। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन इन हुगली बेसिन आर। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से मैक्सिमम जूट मिल्स कहां पर लोकेटेड है बेटा? हुगली रिवर के पास लोकेटेड है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? चलिए एक सेकेंड। हाँ भाई, तो हम बात कर रहे थे बेटा कि कहां पर जूट मिल्स मैक्सिमम लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल के अंदर हुगली रिवर के नैरो बेल्ट पर जूट मिल्स मैक्सिमम लोकेटेड है। अब आगे क्वेश्चन आता है क्यों मैक्सिमम जूट मिल्स हुगली रिवर वेस्ट बंगाल में, क्यों? क्या रीजन है कि मैक्सिमम जूट मिल्स इसी एरिया में लोकेटेड है? कोई पर्टिकुलर रीजन? बिल्कुल। पहला, प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया। देखो, जूट मिल्स के अंदर क्या होगा? जूट का प्रोडक्शन थोड़ी होगा। जूट तो कहां ग्रो होगा? फार्म्स के अंदर, खेतों में जूट ग्रो होगा। लेकिन जूट जिस एरिया में ग्रो होता है वो हुगली रिवर के आसपास है, तो उनके पास में क्या लगा दी गई? मिल्स को सेटअप कर दिया गया। पहला फैक्टर समझ में आता है। सेकंड क्या है? इन एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। देखो, क्या एक फैक्टर देखने को मिलता है यहां पर कि यहां से पानी के रास्ते हुगली रिवर के आगे सी ओशन मिल जाता है, तो यहां से एक्सपोर्ट जब हम का वेस्ट, चाहे बांग्लादेश हो, बर्मा हो, म्यांमार हो, या इधर ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो वो इजी हो जाता है, महंगा नहीं पड़ता है यहां से चीजों को एक्सपोर्ट करना। गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, रोडवे एंड वाटरवे। इस एरिया से रोड ट्रांसपोर्ट भी इजी है,
रेल ट्रांसपोर्ट भी इजी है और वाटर ट्रांसपोर्ट भी इजीली अवेलेबल रहता है। तो एक प्राइम लोकेशन हो गई, जूट प्रोड्यूसिंग भी वही है और वहां से इजीली ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है। चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, सस्ती लेबर मिल जाती है और वेस्ट बंगाल से और आसपास के स्टेट बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। देखो वेस्ट बंगाल से जो कनेक्टेड स्टेट्स हैं, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहां से लेबर भी क्या होती है, काफी सस्ती रेट में अवेलेबल हो जाती है। तो एक ये भी बेनिफिट हो जाता है इनके लिए कि भाई महंगा प्रोडक्शन इनको नहीं पड़ता है। एक और रीजन देखने को मिलता है, एबिडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट। रॉ जूट से काम करने के लिए पानी खूब लगता है, तो पानी तो आसपास काफी सारा अवेलेबल है ही सही। आगे और देखते हैं बेटा क्या है और क्या रीजन है। कोलकाता एज ए लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइडेड बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज। इस हुगली रिवर के बिल्कुल बैंक में ही जाए ना यहाँ पर, तो इसके आसपास तो यहाँ पर एक सिटी पड़ती है कोलकाता, और इस कोलकाता सिटी मेन प्राइम सिटी हो जाती है और उसकी वजह से यहाँ पर इन मिल्स को बैंकिंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से मैक्सिमम जूट मिल्स आपको हुगली रिवर के बेसिन पर देखने को मिलती हैं। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं बेटा अपन। और क्या है जूट के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है कि द फर्स्ट जूट मिल वाज सेट अप नियर कोलकाता इन 1855 एट रिश्रा। रिश्रा जगह कोलकाता के पास, कोलकाता के पास में एक सिटी है, नाम क्या है उसका, रिश्रा। वहां पर सबसे पहली जूट मिल लगाई गई थी, कब, 1855 में। आफ्टर पार्टीशन इन 1947 the jute mills remained in India, but 3/4 of the jute producing area went to Bangladesh, erstwhile East Pakistan। उस समय देखो ये इधर से पाकिस्तान वाला एरिया आ जाएगा, ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, ये बांग्लादेश वाला एरिया आ जाएगा। तो कुछ ईस्ट पाकिस्तान में, कुछ बांग्लादेश में मैक्सिमम जूट मिल चली गई जिनकी एस्टेब्लिशमेंट हो गया था पार्टीशन के बाद, क्योंकि 1855 में हो गया था जूट मिल का लगना शुरू। 1947 में पार्टीशन के बाद टोटल इंडिया में जितनी जूट मिल्स थी उनकी 3/4 जूट मिल या तो पाकिस्तान में चली गई या बांग्लादेश में चली गई, मैक्सिमम जूट मिल्स वहां पर चली गई। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? आगे नो सर। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं अपन और क्या लिखा है। तो ये दैट्स ऑल अबाउट, अच्छा नहीं, अभी एक और चीज है। अब जूट मिल्स के सामने क्या समस्याएं थी, हमने देखा कॉटन इंडस्ट्री के सामने भी एक चैलेंज था, वैसे ही जूट इंडस्ट्री को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करें अगर, तो देखने को मिलता है कि सबसे बड़ा कंपटीशन, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सामने कंपटीशन किसका था, नाइलॉन इंडस्ट्री का, सिंथेटिक क्लॉथ इंडस्ट्री का, वैसे ही जूट इंडस्ट्री के सामने प्रॉब्लम है सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट नाइलॉन। क्या है बेटा, नाइलॉन। नाइलॉन अपना मार्केट पकड़ता जा रहा है और जूट की डिमांड उस वजह से कम होती जा रही है। स्टिफ कंपटीशन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स। इसके अलावा जूट का प्रोडक्शन इंडिया में तो काफी अच्छा है ही, जूट और जूट मेड गुड्स का, लेकिन और भी कंट्रीज हैं जहां पर प्रोडक्शन इंडिया से कम दरों पर हो जाता है, जैसे बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड। यहां पर भी काफी अच्छी क्वांटिटी में जूट ग्रो होता है और इंटरनेशनल मार्केट में ये इंडिया से कम रेट पर सप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट इंडिया से कम रहती है। तो जब ये कम रेट में सप्लाई करेंगे तो इंडियन जूट के सामने एक अच्छा कंपटीशन आ जाता है और ये एक सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। एक और प्रॉब्लम है कि जूट की जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, जूट का प्रोडक्शन बहुत महंगा पड़ता है इंडिया में। वही रीजन है कि अदर कंपटीटर्स इंडिया से आगे हैं और आज ज्यादा कॉस्ट होने की वजह से दो रीजन है, एक तो अदर कंपटीटर्स आगे हो जाते हैं और दूसरा जो सब्स्टिट्यूट है लोग उसको प्रेफर करते हैं। तो ये चैलेंजेस है। अब चैलेंजेस है तो इनके ओवरकम के लिए क्या कुछ किया गया? बिल्कुल, इंडिया में इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए एक पॉलिसी बनाई गई जिसका नाम था नेशनल जूट पॉलिसी 2005। कौन सी पॉलिसी बनाई गई बेटा? नेशनल जूट पॉलिसी 2005। क्लियर? अच्छा, इस पॉलिसी के अंदर क्या किया गया कि इंटरनल डिमांड हैज बीन ऑन द इंक्रीज। कंट्री के अंदर डिमांड को बढ़ाने का प्रयास किया गया कि जूट का हम डिपेंडेंट किसके ऊपर थे कि जूट का एक्सपोर्ट होगा तभी हमारे जूट का कंजप्शन होगा, लेकिन उसको एक्सपोर्ट करने की जगह अगर विद इन कंट्री कंज्यूम कर लिया जाए तो वो भी ठीक माना गया। तो कंट्री के अंदर कंजप्शन को बढ़ाने का इसके अंदर मेन
जोर दिया गया। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि मैंडेटरी यूज ऑफ जूट पैकेजिंग, जैसे व्हीट वगैरह है ना, वो हमेशा जूट गनी बैग्स के अंदर ही पैक करना कंपलसरी है। सिंथेटिक बैग्स के अंदर आप उनको पैक नहीं कर सकते। जो प्रोडक्ट जूट बैग में पैक किया जा सकता है उनको जूट बैग में ही पैक किया जाना जरूरी है। अब देखना रेलवे से ट्रांसपोर्ट में कोई चीजें आती है ना, तो वो गनी बैग्स जूट के से जो बना हुआ कपड़ा है ना, उसी के अंदर लपेट के वो लोग हमें सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, वॉज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कल्टीवेशन ऑफ जूट टू एंश्योर गुड प्राइसेस टू द जूट फार्मर्स। इसका मुख्य उद्देश्य है प्रोडक्शन बढ़ेगा, मतलब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जूट फार्मर्स को इसके लिए इनकम अच्छी हो जाएगी, तो उनके सामने जो चैलेंजेस है वो खत्म हो जाएंगे। कुछ और बातें देखने को मिलती है बेटा कि द मेन मार्केट आर यूएसए, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडियन जूट को मैक्सिमम सप्लाई कहां किया जाता है, अमेरिका में, कनाडा में, घाना, सऊदी अरेबिया, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। ये लोग मेन इंपोर्टर है जूट के। इंडियन जूट को स्पेशली ये कंट्रीज अपने यहां पर मंगवाती हैं। इसके अलावा द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर एनवायरमेंटल फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैज वंस अगेन ओपन्ड द अपॉर्चुनिटी ऑफ जूट प्रोडक्ट्स। देखो जूट एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो इसको यूज करने के बाद इसका वेस्ट जो है ना वो एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करता है, लेकिन सिंथेटिक प्लास्टिक की चीजों को यूज करोगे तो वो एनवायरमेंट के लिए खतरनाक है। तो इस वजह से जूट की जो डिमांड है ना वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती हुई दिखती है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग या एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से लोग जो पहले सिंथेटिक नायलॉन को प्रेफर करते थे वो वापस किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जूट की तरफ वापस अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट जूट। अगर हम एक छोटी सी बात ब्रीफ में करें तो हम क्या देखते हैं बेटा, हमने देखा था, देखो हम क्या पढ़े थे बेटा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में हमने बात किया था। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में हमने दो देखा था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री। इसमें से हमारा क्या कंप्लीट हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसमें हमने कॉटन टेक्सटाइल भी पढ़ लिया और जूट टेक्सटाइल भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे बेटा क्या, शुगर इंडस्ट्री को। कौन सी इंडस्ट्री को पढ़ेंगे आगे हम, इसके आगे नाउ वी विल टॉक अबाउट शुगर इंडस्ट्री। देखिए बेटा, देखो शुगर इंडस्ट्री, शुगर कैसे बनता है, शुगर केन से। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का। याद करो मैंने बताया था ज्योग्राफी के अंदर ही चैप्टर में, किसी एक चैप्टर में, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, ब्राजील। कौन सी कंट्री है, ब्राजील, वेरी गुड। तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, इंडिया, शुगर का, लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्शन गुड़ का और खांडेसरी का वो तो इंडिया में ही होता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका है, इंडिया, शुगर केन से बनने वाले 3 आइटम में से 2 आइटम का तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, गुड़ का और खांडेसरी का, और मेन आइटम शुगर जो है उसका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। आगे बात करें, अब देखो शुगर के साथ क्या एक समस्या है कि जो शुगर केन है ना वो एज ए रॉ मटेरियल बहुत बल्कि होता है, क्योंकि शुगर केन के अंदर उसका छिलका वगैरह कचरा भी काफी होता है, इसलिए इसका ट्रांसपोर्टेशन जितने समय में जाता है ना, देखो शुगर केन है, अब शुगर केन के अंदर क्या है, सुक्रोज कंटेंट है, ये जो रस होता है ना इसका, इसको सुक्रोज कंटेंट कहते हैं। अब ये जो सुक्रोज कंटेंट है, जो इसका रस है, अब ट्रांसपोर्ट करोगे, लंबा ट्रांसपोर्ट करना है तो रास्ते में शुगर केन क्या होता है, सूख जाता है। सुक्रोज कंटेंट क्या होता है इसके अंदर, रिड्यूस हो जाते हैं इन द हॉलेज, जब ये इकट्ठा होता है, गर्मी होती है तो ये सूखता हुआ चला जाता है शुगर केन, ये इसकी एक सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए शुगर केन से शुगर बनाने वाली जो मिल्स हैं, या शुगर केन से जैगरी या खांडेसरी बनाने वाली मिल्स है ना, वो मैक्सिमम कहां मिलेगी आपको, जो शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज है ना उनके आसपास ही मिल जाएंगी। तो मेन शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज कौन कौन से हैं, इसलिए मिल्स कहां पर लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। 60% मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। शुगर प्रोड्यूसिंग मिल्स जितनी भी है उनकी 60% मिल्स कहां पर है लोकेटेड, उत्तर प्रदेश और बिहार में। क्लियर है सबको यहां तक, कोई डाउट है बेटा? यस सर। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे क्या लिखा है, अच्छा शुगर केन की एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सीजनल इन नेचर, आप हर टाइम शुगर केन ग्रो नहीं कर सकते।
अगर आपने किसी खेत में एक बार शुगर केन ग्रो कर लिया, लगभग 1 ईयर लग जाता है उसको ग्रो होने में, उसके बाद अगले 2-3 साल का गैप देते हो आप, तो शुगर केन का प्रोडक्शन एक बार में जितना होना है ना उतना हो जाए, सीजनल नेचर का होता है। और आइडियली इसलिए कोऑपरेटिव सेक्टर, ऐसे सेक्टर जहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरह जो वर्क करते हैं, स्पेशली कहां पर है, प्रीवियस क्लास में बताया था महाराष्ट्र के अंदर, उन ऐसे एरियाज के लिए सबसे मेन सूटेबल सेक्टर होता है। आगे टेंडेंसी क्या है फॉर द मिल्स टू शिफ्ट एंड कॉन्सेंट्रेट इन द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स। क्या माना जाता है कि शुगर मिल्स कहां पर लगाई जानी चाहिए, सदर्न साउथ के अंदर और वेस्टर्न स्टेट्स के अंदर इनको लगाया जाना चाहिए, स्पेशली इन महाराष्ट्र। और स्पेशली कहां पर, महाराष्ट्र। क्यों भाई महाराष्ट्र में ही ज्यादातर शुगर केन क्यों लगाई जाए, उसका रीजन है, सबसे पहली चीज तो महाराष्ट्र के अंदर जो शुगर केन प्रोड्यूस होता है ना, उसके अंदर सुक्रोज कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। शुगर कंटेंट जिसको जो रस कहते हैं ना, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के शुगर केन वहां पर प्रोड्यूस होते हैं, मोटे मोटे ताजे से गन्ने वहां पर काफी अच्छे ग्रो होते हैं, हम यूं समझ सकते हैं। दूसरा, कूलर क्लाइमेट ऑल्सो इंश्योर लॉन्गर क्रशिंग सीजन, बहुत लंबे समय तक आप उनको काम में ले सकते हो, क्योंकि वहां का क्लाइमेट इतना गर्म नहीं होता, जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी जल्दी शुगर कैन जो है ना वो सूखने लगेंगे। लेकिन यहां पर ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलती क्योंकि वहां का मौसम ठंडा है। और सबसे बड़ी चीज कोऑपरेटिव सेक्टर्स के इंपॉर्टेंट है, और महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स। तो महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज काफी सक्सेसफुल है, ये भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। क्लियर है बेटा यहां तक? आगे बढ़ते हैं फिर अपन, और क्या है, तो शुगर इंडस्ट्री को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला चैलेंज तो वही हो गया कि सीजनल नेचर है, कंटिन्यू इनके अंदर वर्क नहीं होता है। दूसरा चैलेंज है कि ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आज भी क्या कर रहे हैं हम, कोई पुराने जमाने की प्रोडक्शन टेक्निक्स को काम में ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं किया है, तो उसकी वजह से भी हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है। तीसरा प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन डिले, बहुत कम, मतलब ट्रांसपोर्टेशन धीरे धीरे बहुत धीरे आता है, ट्रांसपोर्टेशन धीरे आने की वजह से जो शुगर कैन है उनका सुक्रोज कंटेंट उसके अंदर रिड्यूस होता हुआ चला जाता है। और एक और रीजन है नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैगेजेस, मतलब जो बल्क आता है ना वो भी बहुत छोटा छोटा आता है, उसको भी बड़ा करना जरूरी है। क्लियर? तो दैट्स ऑल अबाउट शुगर इंडस्ट्री। ये कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया बेटा आपका, शुगर इंडस्ट्री आपकी यहां पर कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं बेटा अपन, ध्यान देना, वापस वहीं पर अपन बात करेंगे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, और आगे बात करेंगे दूसरी कौन सी थी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। कौन सी इंडस्ट्रीज थी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज? ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके अंदर रॉ मटेरियल के रूप में जो प्रोडक्ट आता है वो कौन से मिलता है, एज अ मिनरल, जो रॉ मटेरियल के रूप में प्रोडक्ट मिलता है वो क्या कहलाती है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती है। जैसे हम बात करें इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। जिनके अंदर रॉ मटेरियल के रूप में मिनरल्स या मेटल्स को यूज किया जाता है वो क्या कहलाती हैं, दोज आर नोन एज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। क्लियर? कौन कौन सी हो सकती है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम को गलाकर उससे जो चीजें बनाई जाती है वो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री होगी। केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। ये सारी इंडस्ट्री के बारे में अगर आप डिटेल में देखोगे तो ये सब क्या है, ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके अंदर जो प्रोडक्ट आता है वो मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट होता है, मिनरल्स से ही ये आगे क्या करती है, अपना प्रोडक्शन का काम कंप्लीट करती है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे अब हम बात करें बेटा किसकी, हम सबसे पहले बात करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की, जिसके बारे में बात हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको आज की सारी बातें समझ में आई होंगी, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। ओके, हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सबका एक बार फिर एटर्नल क्लासेस के अंदर। क्या पढ़ रहे हैं अपन, वी आर स्टडीइंग क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन, क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज।
हम पढ़ रहे थे बेटा, हमने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ा, जिसके अंदर हमने बेसिकली 2 बेसिस पढ़े थे। एक तो था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और दूसरा था मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर स्पेशली 2 पार्ट में डिवाइड किया था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फिर हमने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रूप में डिवाइड किया था। वो हमने पूरा का पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। कल की क्लास में हमने जो नया टॉपिक शुरू किया था वो कौन सा था बेटा? दैट वाज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत यहां पर देख लिया था, पढ़ लिया था। यस और नॉट? कोई डाउट है किसी को यहां तक? हमने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को भी क्या किया था बेटा? थोड़ा सा हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने कल ये देख लिया था कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती है। ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके अंदर जो रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, वो रॉ मटेरियल क्या होगा? वो मिनरल्स होंगे। वो सब क्या कहलाती हैं? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। इनमें से हम आज शुरू करते हैं बेटा हमारा सबसे पहली इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं बेटा अपन? टुडे वी विल कंटिन्यू विद द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। क्या होती है ये? सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेसिक इंडस्ट्री है। किस प्रकार की इंडस्ट्री है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैसी इंडस्ट्री है बेटा ये? इट इज ए बेसिक इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री का मतलब कि जब तक किसी कंट्री के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नहीं होगी, वो कंट्री, उस कंट्री के अंदर बाकी अदर इंडस्ट्रीज भी डेवलप नहीं होगी। अगर हमें, क्योंकि बाकी की जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना, वो पूरी तरह से इस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के ऊपर क्या होती हैं? डिपेंडेंट होती हैं। अदर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं बेटा? इस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के ऊपर पूरी तरह से क्या होती है बेटा? डिपेंडेंट होती है। क्लियर? क्यों? क्योंकि देखो बाकी इंडस्ट्रीज के अंदर जो मशीनें आएंगी वो कहां बनेंगी? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर बनेगी। तो दैट्स व्हाई इट इज अ बेसिक इंडस्ट्री। डिपेंडेंस ऑफ अदर इंडस्ट्रीज ओवर इट, अदर इंडस्ट्रीज के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है। आगे देखिए बेटा, और देखते हैं अपन क्या लिखा है। स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर ए वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। बहुत सारे जो मशीनें हैं, टूल्स हैं, उनको बनाने के लिए हमें आयरन एंड स्टील की रिक्वायरमेंट होती है। ये दिया हुआ है, क्यों है? कंस्ट्रक्शन मटेरियल, हमें बिल्डिंग मटेरियल वगैरह बनाने के लिए उसकी आयरन की जरूरत पड़ती है। डिफेंस के लिए, हथियार वगैरह बनाने के लिए आयरन की जरूरत पड़ती है। मेडिकल के लिए, मेडिकल डिपार्टमेंट को भी आयरन की जरूरत पड़ती है। टेलीफोनिक लाइंस के लिए, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड अ वेराइटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। मतलब कोई ऐसा कोना नहीं है, कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहां पर आपको आयरन या स्टील की रिक्वायरमेंट ना हो। किसी भी कंट्री में आयरन का कितना प्रोडक्शन हो रहा है और वहां पर आयरन का कंजप्शन कितना हो रहा है, आयरन और स्टील का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कंजप्शन कितना हो रहा है, ये इस चीज को शो करता है कि उस कंट्री का डेवलपमेंट कितना हो रहा है। क्योंकि जितना ज्यादा आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन होगा, दैट मींस उतनी ही ज्यादा अदर इंडस्ट्रीज भी क्या कर रही है बेटा? ग्रो कर रही है। क्या मतलब उसका? उतनी ही ज्यादा अदर इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है, और अगर जितनी ज्यादा अदर इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी मतलब वो कंट्री उतनी ज्यादा डेवलप हो रही है। क्लियर है? यहां तक आगे बात करें, एक और चीज हमें देखने को मिलती है कि आयरन एंड स्टील हैवी इंडस्ट्री का पार्ट था। याद करो, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्लासिफिकेशन में मैं पढ़ा था कौन सी इंडस्ट्री है ये? हैवी इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि आयरन और स्टील का रॉ मटेरियल भी बहुत बल्की होता है, हैवी होता है, और इससे जो इक्विपमेंट्स बनते हैं, जो भी इसका फिनिश गुड्स बनता है, जो भी प्रोडक्शन होता है, वो भी बहुत क्या होता है बेटा? हैवी होता है। वही लिखा है, हैवी इंडस्ट्री बिकॉज all the raw materials as well as finished goods are heavy and bulky। सारी चीजें बहुत हैवी होती है, बल्कि होती है, वजनदार होती हैं। एंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जिसकी वजह से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। कोई डाउट है यहां तक? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर अपन क्या लिखा है ध्यान दीजिए। देखो
अब एक और चीज, ऐसा नहीं आयरन और स्टील इंडस्ट्री के अंदर केवल आयरन से काम चल जाएगा, नहीं, हमें आयरन और स्टील इंडस्ट्री की जब बात करते हैं ना तो तीन चीजें चाहिए, आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन, और इन तीनों को फिक्स रेशो में चाहिए। मतलब अगर हमें 4 टन आयरन और चाहिए तो उसके लिए फिर साथ में 2 टन कोकिंग ऑयल भी चाहिए, और उसके लिए 1 टन हमको क्या चाहिए, लाइमस्टोन भी चाहिए। जब इन तीनों को मिक्सअप करेंगे तब जाकर आपके पास एक अच्छा आयरन और एक आयरन या स्टील मैन्युफैक्चर हो पाएगा। और केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको मैग्नीज की भी आवश्यकता होती है स्टील को बनाने के लिए, क्योंकि ये स्टील को हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है। तो ये सब मिनरल्स है, तभी तो हम क्या कह रहे हैं, इसको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कह रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर अपन ध्यान दीजिए और क्या लिखा है देखेंगे आप। देखो अब इंडिया की क्या पोजीशन है आयरन और के प्रोडक्शन में, या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें अगर अपन, तो इसके अंदर इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया की कंडीशन क्या है, उसको डिटेल में पढ़ते हैं। 2019 की बात करें कि विद 111 मिलियन टन ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन, 2019 के अंदर इंडिया में 111 मिलियन टन आयरन का प्रोडक्शन हुआ। कितना? 2019 में इंडिया में कितना आयरन प्रोडक्शन हुआ बेटा? 111 मिलियन टन। इंडिया की जो रैंक है ना वो सेकंड रैंक है अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर। वर्ल्ड में जितना भी स्टील का प्रोडक्शन होता है उसमें इंडिया की रैंक सेकंड है। फर्स्ट किसकी है? फर्स्ट किसकी है बेटा? एग्रीकल्चर में मैक्सिमम चीजों में फर्स्ट कौन था? चाइना। चाइना। तो वेरी गुड। कौन था बेटा? यहां पर भी फर्स्ट पोजीशन पे चाइना है। इंडिया की रैंक कौन सी है? सेकंड रैंक है। इसके अलावा इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन। स्पॉन्ज आयरन क्या होता है? जो सबसे बेसिक आयरन होता है, सबसे रॉ आयरन जो होता है ना, वो बेसिक आयरन होता है। इंडिया उसका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ध्यान देना, स्टील में सेकंड नंबर है और स्पॉन्ज आयरन में इंडिया का फर्स्ट नंबर है। डिफरेंस समझना। क्या डिफरेंस समझना है बेटा आपको? कि इंडिया स्टील में, किसमें? स्टील में सेकंड नंबर पर है और स्पॉन्ज आयरन में कौन से नंबर पर है बेटा? फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं अपन। ध्यान दीजिए क्या लिखा है। इन 2019 पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ फिनिश्ड स्टील इन द कंट्री वाज ओनली अराउंड 74.3 पर केजी। मतलब 2019 में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है ना, अगर उसको पॉपुलेशन पे डिवाइड करें तो इसका ये मतलब माना गया कि एक आदमी ने ऑन एन एवरेज बेसिस 74.3 केजी आयरन काम में लिया। जबकि वर्ल्ड में कितना हुआ कंजप्शन? वर्ल्ड का एवरेज कितना है? 229.3 केजी। ये कंफ्यूज करता है कि सब वर्ल्ड में इतना ज्यादा है, इंडिया में इतना कम है, हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। क्या बात है? बात यह है कि पॉपुलेशन का फर्क है बेटा। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि अगर उसको हम पर कैपिटा में निकालेंगे तो वो क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है। क्लियर? देखो टोटल प्रोडक्शन दिया हुआ भी है, ठीक है। 15-16 में 10.60 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ था। 16-17 में प्रोडक्शन 120.14 रह गया था, बढ़ गया था। 17-18 में 126.85 हो गया। उसके बाद 2 साल कम रहा। 18-19 में 101.29, 19-20 में 10.62 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ इंडिया में स्टील का। कोई डाउट है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करें बेटा वही बात कि स्टील प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं। तो यहां पर आपको दिया है कि स्टील प्लांट्स 2 टाइप के दिए हैं यहां पर। कौन कौन से हैं बेटा? एक तो मिनी स्टील प्लांट्स और दूसरा है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स। देखो नाम से समझना, मिनी मतलब जो छोटे छोटे कारखाने होते हैं। आयरन और के कौन से कारखाने होते हैं बेटा? जो छोटे छोटे कारखाने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मिनी स्टील प्लांट। और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं आयरन और की, स्टील मैन्युफैक्चरिंग की जो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं वो किसमें आएंगी बेटा? इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का वो पार्ट होंगी। क्लियर? तो छोटे छोटे कारखाने होते हैं वो क्या कहलाएंगे? मिनी स्टील प्लांट। और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं वो क्या कहलाएंगी बेटा? इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। लिखा भी है मिनी स्टील प्लांट्स आर स्मॉलर, हैव इलेक्ट्रिक फ्यूरेंस। इलेक्ट्रिक फ्यूरेंस जानते हो? फ्यूरेंस किसको कहते हैं? भट्टी। फ्यूरेंस का मतलब क्या होता है बेटा? भट्टी। मतलब जो भट्टी होती है ना जिनमें आग लगती है, उसी से मतलब उसमें लोहे को गला गला कर क्या करेंगे? सही किया जाएगा, बनाया जाएगा। यूज स्टील स्क्रैप एंड स्पॉन्ज आयरन। स्टील बनाने के लिए
फैक्ट्रीज में काम करने के लिए स्टील के स्क्रैप को, स्पॉन्ज आयरन को काम में लेते हैं. दे हैव री रोलर्स दैट यूज स्टील इनगोट्स एज वेल. दे प्रोड्यूस माइल्ड एंड अलॉय स्टील. थोड़ी सी लो क्वालिटी का स्टील बनता है यहाँ पर ऑफ गिवन स्पेसिफिकेशन, या जैसा मांगा जाएगा वैसा ही यहाँ पर बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लो क्वालिटी का प्रोडक्शन होगा. वहीं पर हम इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की बात करें, क्या लिखा है देखो, एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज लार्ज, हैंडलेस, एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स. सब कुछ एक ही जगह और पूरा मैकेनाइजेशन से होता है, हाथों से काम नहीं होता है. फ्रॉम पुटिंग टुगेदर रॉ मटेरियल टू स्टील मेकिंग, रोलिंग एंड शेपिंग, सब काम मशीनों पर होगा, हाथों से वहां पर कोई भी काम नहीं होता है. तो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं. आगे ध्यान देना कि मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब कहने का मतलब इतना सा है कि जो मैक्सिमम गवर्नमेंट सेक्टर की जो एजेंसीज होती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी जो स्टील मैन्युफैक्चरर है, स्टील कंज्यूमर है, उनकी सारी डीलिंग किसके थ्रू होगी? गवर्नमेंट ने कंपनी बनाई हुई है, उसका नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल. उसी के तहत ये लोग क्या करते हैं? अपना सारा काम करते हैं. क्लियर है बेटा यहां तक? एनी डाउट क्लियर? नो सर. आगे बढ़ते हैं बेटा, अपन ध्यान दीजिए. आगे और बात करते हैं, थोड़ा सा और इसके बारे में समझते हैं कि इन द 1950s चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील. 1950s मतलब उस समय देश आजाद हुआ था, चाइना भी आजाद हुआ था. चाइना और इंडिया की जो ग्रोथ थी ना, वो धीरे धीरे एक जैसी हो रही थी. ग्रोथ अलग अलग ग्रोथ नहीं थी. ग्रोथ कैसी हो रही थी? एक जैसी ग्रोथ हो रही थी. किसकी? चाइना की और इंडिया की. तो उस समय इंडिया और चाइना ऑलमोस्ट एक ही जैसा, एक ही तरह से प्रोडक्शन करते थे. लगभग उनका प्रोडक्शन सबका इक्वल था. लेकिन क्या हुआ? आज की डेट में चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील. साथ ही साथ चाइना वर्ल्ड में लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है स्टील का. प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा चाइना करता है और यूज भी अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा चाइना यूज में लेता है. तो एक छोटा सा ग्राफ दिया हुआ है. 2015 में इंडिया के अंदर केवल 89 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ था, क्योंकि चाइना में 803.8 मिलियन टन. इंडिया में 2016 में 95%. मतलब ये बाहर से आपको देखने को मिलेगी कि चाइना के अंदर प्रोडक्शन इंडिया से कितना ज्यादा है. क्लियर? एनी डाउट? क्लियर? नो सर. चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा फिर अपन. चलिए इसके अलावा देखें कि हमें आयरन और कहां मिलता है. देखो इंडिया में अंदर ये एरिया आपको याद होगा, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन है. क्लास 9th में पढ़ के आए हो. तो मैक्सिमम आयरन और की जो प्रोडक्शन है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास ही होता है. तो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. मैक्सिमम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कहां लगी हुई है? छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन के पास में. ध्यान देना, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन है. वेस्ट बंगाल से लेबर मिल जाती है, बिहार से लेबर मिल जाती है, इधर से बिहार से उड़ीसा से लेबर सस्ती मिल जाती है. छत्तीसगढ़, झारखंड, देखो यहाँ पर छत्तीसगढ़ उड़ीसा में मैक्सिमम यही एरियाज है जहां पर आपको स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी. अब क्या रीजन है कि मैक्सिमम स्टील इंडस्ट्रीज इस छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास, इसके इर्द गिर्द ही मिलती है? सबसे पहला रीजन, लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर. यहां पर आयरन ओर जो मिलता है ना, उसकी कॉस्टिंग कम होती है. क्यों? क्योंकि बहुत एविडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं, उससे कॉस्टिंग कम हो जाती है. इसके अलावा हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इन प्रॉक्सिमिटी. यहां इस एरिया में मैक्सिमम जितना भी आयरन मिलता है ना, उसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट है. उसकी क्वालिटी क्या है बेटा? सबसे बेस्ट है. और इसे देखते हैं चीप लेबर अवेलेबल हो जाती है. मैंने पहले बताया इधर वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहां से सस्ती लेबर इनको अवेलेबल हो जाती है. वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट. यहां का जो आयरन मिलता है ना, उसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि ये इंडियन मार्केट में पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है. इंडियन मार्केट में सबसे पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो उसकी डिमांड बढ़ती है, डिमांड यहां से इजीली पूरी हो जाती है. क्लियर? तो ये थे रीजंस कि क्यों छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन के आसपास मैक्सिमम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर कॉन्सेंट्रेटेड. क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा अपन. सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट. रह गया अभी. अब इतनी सारी बातें हमने पढ़ी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में, तो आगे ये भी देखें कि क्या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं. क्या देखते हैं बेटा अपन कि क्या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को कोई चैलेंजेस, कुछ परेशानियां भी फेस करनी पड़ रही है? बिल्कुल. सबसे पहली परेशानी क्या है कि हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग ऑयल. देखो हमने बताया 4:2:1.
तो 2 क्या चाहिए, कोकिंग ऑयल। अब कोकिंग कोल जो है ना वो बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, इतना कम अवेलेबल है कि और महंगा भी पड़ता है। इसकी वजह से हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, तो जो कि एक बड़ी समस्या है। दूसरा रीजन, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। लेबर है सस्ती है लेकिन वो इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं निकाल पाती है, इतना ज्यादा काम नहीं कर पाती है, इतनी ज्यादा स्किल्ड नहीं है, तो ये एक आयरन इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री के सामने बहुत बड़ी समस्या है। और रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, एनर्जी पूरी तरह से नहीं मिल पाती है, बार बार लाइट कट जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं मिल पाती है, तो प्रोडक्शन बार बार रोकना पड़ता है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, वही बात कि पुराने जमाने की मशीनें चल रही है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। एक और चीज इसके अंदर देखने को मिलती है कि इंडिया में आपको याद होगा कि 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। कौन सी पॉलिसी आई थी बेटा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसका नाम क्या था, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ा जब लिबरलाइजेशन हुआ, दूसरी कंट्रीज को की इकोनॉमीज को इंडिया के अंदर आने की परमिशन मिली, इंडियन इकोनॉमीज को इंडिया के बाहर जाने की परमिशन मिली। तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये देखने को मिला बेटा कि जब इंडिया में इंडस्ट्रीज आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, विदेशी पैसा डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट हो सकने लगा, ये पॉसिबल हुआ, तब यहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई, उन्होंने यहां पर आकर अपना बिजनेस कमाया। बिजनेस सेटअप करने के लिए क्या चाहिए था, आयरन और स्टील। तो ये वो टाइम था जिस समय हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिला, बहुत तेजी से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या हुई, यहां पर डेवलप हुई। क्लियर। और देखते हैं क्या है बेटा, हैव अ बूस्ट टू द इंडस्ट्री विद द एफर्ट्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। बहुत सारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे जिनकी अगर हम बात करें, जैसे टाटा जमशेद जी थे या और भी कई तरह के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इन सबके प्रयासों से हमारे इंडिया में जो फैक्ट्रीज है वो काफी क्वांटिटी में डेवलप हुई, फैक्ट्रीज बढ़ी, तो फैक्ट्रीज को बनाने के लिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की आवश्यकता है, वहां पर मशीनों के लिए आवश्यकता है, हर चीज में फिर एक बूस्ट मिला, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिला, काफी तेजी से डेवलप हुई। There is a need to allocate resources for research and development to produce steel more competitively. अब समस्या एक और क्या है कि इंडिया में, वही प्रोसेस वाली बात करते हैं अपन, कि इंडिया में आयरन और जो बनता है वो तो बन जाता है, आयरन और से जो फिर एक थोड़ा सा फ्यूरिस आयरन बनाया जाता है ना, वो उसका प्रोडक्शन इंडिया में अच्छा नहीं है, वो हम बाहर बेच देते हैं रो आयरन और को, वहां से प्रोडक्शन होता है, फिर हमारे पास स्टील इंडिया में हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारे यहाँ पर थोड़ा सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा, जिससे कि हम एक कॉम्पिटिटिव आयरन स्टील इंडस्ट्री बना सकें, जिससे कि वर्ल्ड को हम एक प्रॉपर कॉम्पिटिशन दे सकें। ये इमेज अपने आप में किस चीज को एक्सप्लेन करती है, ये जो चार्ट है ये अपने आप में एक चीज को एक्सप्लेन करता है कि इंडिया और चाइना के बीच में कितना डिफरेंस है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट, चाइना लार्जेस्ट, लेकिन इनका गैप इतना ज्यादा है। ये गैप अगर इतना होता तो बात समझ में आती, लेकिन ये गैप इतना नहीं है, ये गैप बहुत ज्यादा है। 9 times चाइना इज अहेड देन इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। इंडिया का 1111 है, चाइना का 996 है, 9 times अहेड। तो इस क्यों है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी वर्क करना होगा। क्लियर है यहां तक, बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. एनी डाउट्स क्लियर नहीं है? सो दैट्स ऑल अबाउट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, जो है आपकी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। ये भी पूरी तरह से मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, दूसरी सबसे बड़ी मेटल प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री है। फर्स्ट नंबर पे आयरन हो गया और सेकंड नंबर पे क्या हो गया बेटा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या हो गया, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री सेकंड लार्जेस्ट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है। इट इज लाइट, क्यों, एक तो वजन में हल्का होता है, रेजिस्टेंस टू कोरिजन, इलेक्ट्रिसिटी इजीली सप्लाई होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट को बहुत जल्दी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब बहुत जल्दी गर्म होता है तो उतनी जल्दी ये कूल डाउन भी हो जाता है। malleable and becomes strong when it is mixed with other metals, दूसरे मेटल से तो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम वजन में हल्का है, इतने सारे इसके अंदर क्वालिटीज है, इतने सारे इसके अंदर फीचर्स है, किस उपयोग में आता है, एयरक्राफ्ट्स बनाने के काम में आता है। देखो एयरक्राफ्ट्स अगर लोहे के बनेंगे ना तो वो उड़ नहीं पाएंगे, वजनी हो जाएंगे ना, बहुत इतना हैवी
वेट उड़ नहीं पाएगा। तो एयरक्राफ्ट की जो बॉडीज को बनाने के लिए जो मेटल काम में लिया जाता है वो कौन सा? एल्यूमिनियम। यूटेंशियल्स बर्तन बनाने के काम में आता है और वायर्स बनाने के भी किसको काम में लिया जाता है। क्लियर है यहां तक? एक और इंपॉर्टेंट चीज बात देखने को मिलती है बेटा, it has gained popularity as the substitute of steel, copper, zinc and lead in a number of industries। मतलब क्या था कि जिंक, स्टील, कॉपर, लीड, इनकी जगह जब एल्यूमिनियम को यूज करना पॉसिबल हुआ तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। होता ना कि एक चीज की जब अवेलेबिलिटी कम होती है तो ऑटोमेटिकली हम दूसरी चीज पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब इन चीजों की अवेलेबिलिटी कम हुई, महंगे होने लगे, तो ऑटोमेटिकली एल्यूमिनियम याद आया और एल्यूमिनियम की डिमांड अपने आप बढ़ने लगी। क्लियर है यहां तक? एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन कैसे होता है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। हमने पहले भी पढ़ा है कि बॉक्साइट से क्या बनाया जाता है बेटा? एल्यूमिना। और एल्यूमिनिया से क्या बनता है? एल्यूमिनियम। इसके प्रोसेस को सिंपली समझे अगर हम कि 4 से 6 टन अगर बॉक्साइट चाहिए तो 4 से 6 टन बॉक्साइट लेंगे तो उससे हमको 2 टन एल्यूमिनियम मिलेगा और फिर उस 2 टन एल्यूमिनिया को प्रोसेस करके हमें 1 टन एल्यूमिनियम अवेलेबल होगा। एक प्रोसेस है, मतलब हमें बॉक्साइट से एल्यूमिनिया बनेगा, एल्यूमिनिया से एल्यूमिनियम हमें रिसीव होगा। हमारे को 4 to 6 टन बॉक्साइट चाहिए, उससे क्या मिलेगा आपको? 2 टन एल्यूमिना और 1 टन एल्यूमिनियम। तो मतलब ये एक्चुअल में 4 to 6 रेशो 2 रेशो 1 कुछ इस तरह का रेशो ये यहां पर बन जाता है। क्लियर? क्लियर बेटा? आगे देखिए। Yes, sir. आगे बात करते हैं अपन। अब प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इन एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, इसको थोड़ा सा आपकी बुक में भी ये दिया हुआ है। तो देखो बॉक्साइट एज ए रॉ मटेरियल, इसको बॉक्साइट की जो क्वेरी होती है इसको मतलब जहां से भी मिनरल्स, जहां से माइन से ये मिलता है वहां से इनको फैक्ट्रीज में लाया जाता है। फैक्ट्रीज में इसको एल्यूमिनियम बनाया जाता है, उसको क्रश करके डिसॉल्व करके फिर उससे एल्यूमिनियम बना लिया जाता है। ये प्रोसेस आपसे कहीं पूछा नहीं जाएगा, बस थोड़ा सा बुक में दिया था, हमने इसको एक बार यहाँ पर कंसिडर किया है। क्या लिखा है यहाँ पर देखो, ध्यान देना कि बॉक्साइट क्रश्ड एंड एल्यूमिना डिसॉल्व्ड आउट। बॉक्साइट को जब तोड़ा जाता है तो उससे एल्यूमिना निकलता है, फिर बल्क और शिफ्ड टू साइट ऑफ स्मेल्टर, कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक फ्रॉम ए रिफाइनरी और पिच फ्रॉम ए कॉलरी। क्रियोलाइट ए मोल्टन मेटल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट। एल्यूमिनियम को स्मेल्टर करके एल्यूमिनियम निकाल दिया जाता है। मतलब कुल मिलाकर एक बेसिक साइंटिफिक प्रोसेस है ये। रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and an assured source of raw material at minimum cost are the 2 prime factors for location of the industry। बेसिक सी बात क्या है कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री कहां देखने को मिलेगी? तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री आपको वहां देखने को मिलेगी जहां पर रेगुलर सप्लाई होगी इलेक्ट्रिसिटी की, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी खूब अच्छी क्वालिटी में आती हो और मिनिमम कॉस्ट पर, वहां जहां पर आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, उस इन एरियाज में आपको मैक्सिमम क्या देखने को मिल जाएगा? एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाएंगी। कौन कौन सी होती है ध्यान देना आप, वो एरियाज कौन कौन से देखो। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन द कंट्री आर लोकेटेड। कहां कहां पर है? उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ये कुछ एरियाज है जहां पर आपको एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स देखने को मिलते हैं। ध्यान देना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ठीक है, उड़ीसा, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सब डेक्कन प्लेट्यूज वाले रीजन हो गए। वेस्ट बंगाल ईस्टर्न साइड में आ जाएगा, उत्तर प्रदेश नदर्न प्लेन्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये दैट्स ऑल अबाउट द, किसके बारे में बात की बेटा हमने सारी? वी हैव टॉक्ड अबाउट कंप्लीटली, किसके बारे में बात कर ली बेटा हमने? एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। Aluminium industry. नेक्स्ट इंडस्ट्री आपकी केमिकल इंडस्ट्री, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सारी की सारी इंडस्ट्रीज को कंप्लीट कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड।